हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे, जिसका कि नाम है लैटिस एनर्जी। बेटा, इस टॉपिक से मतलब ऐसे लैटिस एनर्जी का डायरेक्टली क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे कि लैटिस एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। पूछा जाता है बट ट्रेंडिंग में काफ़ी सालों से कम है, ये 1-2 साल ही पूछा गया है, लेकिन इससे इनडायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी से स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड पूछी जा सकती है आपसे, एमपीबीपी का डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा सकता है। ऐसे 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये आपको बहुत ही अगले कुछ मिनट में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि 2020 नीट में इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक है बेटा, तो चलो शुरू करते हैं। लैटिस एनर्जी, सबसे पहले तो ये लैटिस एनर्जी होती क्या है, क्योंकि आगे वाले जो अपन कॉन्सेप्ट समझेंगे उसमें लैटिस एनर्जी का फॉर्मेशन, ये एनर्जी कैसे निकल रही, इसका फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो जब 1 मोल कैटायन, जब 1 मोल कैटायन जब रिएक्ट करता है 1 मोल एनायन के साथ, जब 1 मोल कैटायन की रिएक्शन 1 मोल एनायन के साथ होती है, तो बेटा 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन है, जिसमें कि आयनिक बॉन्ड होंगे। अब ये 1 मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज हुई है, इस रिलीज एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं यू के साथ। तो ये तो हुई डेफिनेशन। जब 1 मोल कैटायन 1 मोल एनायन के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब इस कैटायन और एनायन में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, ये आपको बस याद रखना है, जितना ज़्यादा इनमें अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, एनर्जी रिलीज जो होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। जो आयनिक बॉन्ड है इन दोनों कंपाउंड के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ उसमें आयनिक करैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, आयनिक करैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। और जिसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है उसमें एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड का बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये याद रखना है, इससे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रेंडिंग क्या है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा बोलते हैं इसको हिंदी में, यू, ये ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी आयनिक बॉन्ड की, उसमें उतने ही ज़्यादा आयनिक करैक्टर होंगे, और एमपीबीपी उस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होगा। अब ये कैसे हमको निकालना है, 4 ऑप्शन देके हमसे कैसे पूछेगा, तो वो हम देख लेते हैं। पहला तो है, ये आपको याद रखना है, जो यू होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, चार्ज ऑफ कैटायन या चार्ज ऑफ एनायन। कैसे निकालना है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपसे पूछा NaCl और MgO में आपको बताना है कि किसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, या मैं पूछूं किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, या किसमें आयनिक करैक्टर या किसमें आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो आपको देखो चार्ज से कैसे निकालना है इसको, तो आपको पता है Na+1 और Cl पे -1, Mg पे +2 और O पे -2, ये चार्ज आ गया। अब जो भी चार्ज आया है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप 1 और को मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल चार्ज निकलेगा 1, लेकिन यहाँ 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4। तो जिसका ये मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा है, तो यानी कि ओवरऑल चार्ज ज़्यादा आएगा जिसका, उसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा उसमें, यानी कि उसका एमपीबीपी ज़्यादा होगा, उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये तो आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट है। चार्ज से कैसे निकालना है, जो भी कंपाउंड पे चार्ज हो उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मैं इसको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जो कि क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सब इसमें अगर आपको दिया है SCN, स्कैंडियम और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन दे दिया, या टाइटेनियम का कार्बन के साथ दे दिया, या फिर आपको ये दे दिया Mg3N2, इसमें आपको कैसे निकालना है। तो देखो Sc पे +3 होता है, तो नाइट्रोजन पे -3, Ti पे +4, कार्बन पे -4। अब इनको कैसे करोगे आप, तो ये आपको मालूम होगा, रेडॉक्स में आपने ये पूरा पढ़ा होगा कैसे तोड़ते हैं। तो ये 3Mg+2 और 2 नाइट्रोजन -3 करके ऐसे ये टूटेगा। ठीक है, ये आपको तोड़ना आता होगा। अगर नहीं आता हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक वीडियो अलग से इस पर बना दूंगा। ठीक है, तो इसका आप जब चार्ज का मल्टीप्लाई करोगे कैसे, तो 1 मैग्नीशियम पे 2 हैं और यहाँ कितने हैं, 3 मैग्नीशियम है, तो टोटल 6 मैग्नीशियम के ऊपर टोटल निकलेगा 6, और 1 नाइट्रोजन पे -3 है तो 2 पे कितना आ गया, 6, इस पर भी आ जाएगा।
इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 36, यहाँ आएगा 4 4 का 16 और यहाँ आएगा 9। तो इन तीनों में अगर आपको निकालना हुआ तो देखो बस आपको चार्ज देखना है, चार्ज इसका ज़्यादा है तो इसका MPVP ज़्यादा होगा और फिर TIC का होगा और फिर SCN का होगा। तो इस तरीके से आप चार्ज से इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया चार्ज के बेस पे किस तरीके से निकालना है। अब सेकंड जो इसका वो आता है साइज़ के बेस पे। साइज़ का क्या है रिलेशन लैटिस एनर्जी के साथ, तो साइज़ जो होता है वो इन्वर्सली होता है साइज़ के साथ। ये इसका जो रिलेशन है रेडियस के साथ या साइज़ के साथ वो होता है इन्वर्स। अब ये इन्वर्स कैसे, इसको देखते हैं। जैसे कि मैं ऊपर से नीचे गया, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो मान लो ये है LIF, ये एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें आपको कैसे निकालना है, मैंने पूछा इसमें आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पूछ ली या आयनिक कैरेक्टर किसमें ज़्यादा है, या मैंने पूछ लिया MPVP किसका ज़्यादा है। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप ऊपर से नीचे जाओगे तो रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी डेफिनेटली कम होगी क्योंकि ये इन्वर्स है, चार्ज के डायरेक्टली है और रेडियस के इन्वर्सली है। और यहाँ से आप बता सकते हो कि जो MP और BP जो होगा वो भी डिक्रीज होगा, तो सबसे कम इसका होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा। इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, कभी बाई चांस ज़रूरत पड़ जाए तो देखो साइज़ के हिसाब से देखो, लिथियम का साइज़ होता है छोटा और CGM का साइज़ है बड़ा, ठीक है। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पे वो प्लस चार्ज है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होगा क्योंकि यहाँ रेडियस कम है, यहाँ रेडियस ज़्यादा है। तो उस प्लस चार्ज का की जो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो है वो यहाँ नीचे की तरफ कम होगी। चार्ज डेंसिटी कम होगी तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन, उस फ्लोराइड आयन का अट्रैक्शन इस CGM के साथ कम हो जाएगा। फ्लोराइड आयन का अट्रैक्शन कम होगा, मानी कि इसका मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ी सी एनर्जी दूंगा और तुरंत फ्लोरीन इससे अलग हो जाएगा, तो इसका MPVP यानी कि कम हुआ। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट है चार्ज डेंसिटी से, और पहला कॉन्सेप्ट आपको लैटिस एनर्जी से डायरेक्ट देखना है। तो ये तो दो सिंपल चीज़ें हैं। जो तीसरा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। मैं इसको एग्जाम्पल आपको इसका बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल आपको मिला है, एक तो है NaF और एक है Na2O। अब देखो इसमें क्या है बेटा, अगर आप चार्ज के हिसाब से करते हो तो सोडियम प्लस, फ्लोरीन -1, Na पे +1, तो इस पर टोटल पे +2 हो जाएगा, ठीक है, और इस पर -2। अब चार्ज के हिसाब से देखा तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया 1 और इसका आया 4, ठीक है। लेकिन अगर यहीं मैं दूसरी बात बोल दूँ कि फ्लोरीन की रेडियस भी तो कम है, इसकी R कम है, R कम के हिसाब से और इसकी R ज़्यादा है। तो अगर मैं चार्ज के हिसाब से देखूं तो Na2O की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं रेडियस के हिसाब से देखूं तो इसकी रेडियस कम है तो इसका BP-MP ज़्यादा होना चाहिए। मतलब दो फैक्टर हैं, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे हैं। चार्ज के हिसाब से Na2O को ज़्यादा होना चाहिए और रेडियस के हिसाब से NaF का ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या डिसीजन लेना है, किसका हमको ज़्यादा करना है, तो आप याद रखना चार्ज इज डोमिनेटिंग देन रेडियस, आपको बस ये याद रखना है। जब ऐसे चीज़ें आ जाए, जब आप में दो चीज़ों में कंट्रोवर्सी हो जाए, कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाए कि कैसे कैसे अब निकालेंगे, क्योंकि रेडियस से कुछ और आंसर आ रहा है और चार्ज से कुछ और आ रहा है, तो आपको चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर मानना है। तो आपको चार्ज के अकॉर्डिंग उसको आंसर निकालना है। तो चार्ज के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाएगा Na2O। तो बेटा ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए, ये मैंने तरीके बताए, इनसे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन, अगर अट्रैक्शन का, लैटिस एनर्जी का, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक करैक्टर, MPVP, कुछ भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। मैं एक बार और बता देता हूँ, लैटिस एनर्जी क्या होता है। एक मोल कैटायन और एक मोल एनायन जब मिलते हैं, फॉर्म होते हैं, जब मिलते हैं तो एक मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि आयनिक बॉन्ड होते हैं। उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, उस आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को बोला जाता है लैटिस एनर्जी। इसका मतलब क्या है, अगर दो कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन जितना ज़्यादा है तो ये एनर्जी रिलीज भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक करैक्टर उसमें उतने ही ज़्यादा होंगे और MPVP भी उस कंपाउंड का उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं जो भी चार्ज आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, उसके हिसाब से आपको आंसर निकाल देना है। ऐसे यहाँ किया तो इस तरीके से आपको तोड़ देना है और ये टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई करके ये अपना आंसर आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है रेडियस के इन्वर्स करना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ऊपर से नीचे गए तो रेडियस कम हुआ तो लैटिस एनर्जी कम होगा और MPVP कम हो जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, अट्रैक्शन कम हो रहा है तो लैटिस एनर्जी भी कम होगी। अट्रैक्शन और लैटिस एनर्जी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उससे MPVP कम हो जाएगा।
जाएगा। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये थोड़ा बच्चा इसमें फंस जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर कभी आपको चार्ज से अलग आंसर आ रहा है और रेडियस के दोनों कॉन्सेप्ट एक ही एग्जांपल में दिए हैं, तो आपको क्या करना है, चार्ज को मेन डोमिनेटिंग मानना है और चार्ज के हिसाब से ही आंसर निकालना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर Na2 हो जाएगा, क्योंकि चार्ज में +4 जो मल्टीप्लिकेशन किया चार्ज का तो 4 आ रहा है, लेकिन अगर रेडियस के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ फ्लोरीन की रेडियस कम है, तो यहाँ ये आंसर ज़्यादा चाहिए, लेकिन चार्ज डोमिनेट करेगा तो आंसर जाएगा अपना Na2O। तो ठीक है बेटा, इस तरीके से हमने लेटिस एनर्जी के जो भी क्वेश्चन थे वो पूरे कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जैसे भी हॉस्पिटल से फ्री होऊंगा मैं तुरंत आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।